Hello, guys, what's up? I hope you are doing fine. Today, I am going to share some important MCQs with you related to RBI topic, right? मैंने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स को पहले कंप्लीट किया हुआ है। उसमें से हमने आरबीआई का रोल भी देखा है एंड मॉनेटरी पॉलिसी को भी देखा है। अब मॉनेटरी पॉलिसी पूरा नहीं है, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है आरबीआई, वो हमने इसमें कंप्लीट किया हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी को भी इस लेक्चर के बाद, इन एमसीक्यूज़ के बाद, मैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आऊँगा। जो जो उसमें हमें इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, वो हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक बात ये, दूसरी बात मैं इसमें क्या बोलने वाला हूँ, एट द एंड पे मैं ये बोलने वाला हूँ कि आप अब इन 4 लेक्चर्स के जो पीडीएफ आपको मिलेगा, उनको आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे। मतलब ये है, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमिक्स के 13 टॉपिक्स हैं टोटल, तो आपको क्या करना है, A4 साइज के 13 पेज सिर्फ आपको चाहिए। सिर्फ एक ही साइड से आपको लिखना है, 2 साइड से नहीं। मतलब एक साइड से, मतलब 6 पेज आपके होने चाहिए। 6 दोनों साइड से क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। मतलब टोटल पेज A4 साइज के 6 या 7 पेज आपके पास होना चाहिए, और उसमें से आपको पूरा कंटेंट डालना है 13 लेक्चर्स का। मतलब आरबीआई का आपको इसी एक पेज पे डालना है, एक ही साइड पे। ठीक है, तो इतना आपको कंसाइज लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना है। कीवर्ड्स को लिखना है, ये मैं सबसे लास्ट पे आपको बताऊंगा कैसे कीवर्ड्स को मेंशन किया जाता है, फिर जब आप रिवाइज करोगे। दैट मीन्स आपके पास टोटल 6 to 7 पेजेस होने चाहिए एट द एंड इकोनॉमिक्स के, जब आप इसको रिवाइज करोगे 1 मंथ के बाद, जब तक हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, उसको 5-6 बार रिवाइज करने के बाद आपकी चीज़ें आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। ठीक, और शॉर्ट नोट्स को बनाने से पहले आपको पीडीएफ को 2 या 3 बार पहले पढ़ना है, अच्छे से फिर से पीडीएफ को पढ़ना है। जो भी मैंने पढ़ा है उन पीडीएफ को बार बार रिवाइज करना है, 1-2 दिन कंटिन्यूअसली उस पीडीएफ को, उन चारों के 4 पीडीएफ्स को रिवाइज करना है। उसके बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि शॉर्ट नोट्स अब हम कैसे बनाएंगे। पहले एक ही राउंड में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। पहले आपको एक बार पीडीएफ पढ़ना है, कल भी आप वही पीडीएफ पढ़ोगे, परसों भी आप वही पीडीएफ पढ़ोगे। मतलब 4 पीडीएफ को आप 1-2 दिन में कंप्लीट करो, रिवाइज भी करो और पढ़ो पीडीएफ से। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लो। वो शॉर्ट नोट्स आपको देखकर नहीं बनाना है कि आप नोट्स पे देखोगे फिर बनाओगे, नहीं। जो जो आपको दिमाग में आ रहा है, मतलब जो भी पीडीएफ से आपको जितना भी याद आ रहा है, वो आप खुद डालो। वो किसी ऑर्डर में आपको नहीं लिखना है, वो आप सीधे लिख सकते हो। जो जो आपको याद आ रहा है वो लिखते जाओ, कोई ऑर्डर नहीं रहेगा उसके लिए। उसको बोलते हैं साइनॉप्सिस। और साइनॉप्सिस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपने माइंड से सोच रहे हो जो भी आपने पीडीएफ में पढ़ा है। मतलब ये है कि आप उसको एक शॉर्ट पेज पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखते हो, और वही आपको हेल्प करेगा जब तक आप उसको अपने लैंग्वेज में नहीं लिखोगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये बात याद रखो। हर एक टॉपिक को यही करोगे। आप साइंस पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, हर एक टॉपिक को आपको ये फॉलो करना है। आप देखते जाओ चेंज कैसे आ जाएंगे आपको। मतलब आप कैसी चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, चीज़ों को इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, तब तक जब तक आपके पास जब इन्फॉर्मेशन होगी, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सकते हो। राइट, एंड पे बताऊंगा मैं कैसे आपको वो लिखना है, साइनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर थ्रू ट्रिपल एस, राइट, एज यू ऑल नो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट्स पे मेंशन करो। राइट, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू। एमसीक्यूज में 2 टाइप्स के एमसीक्यूज यहाँ पर बनेंगे। एक बनेगा फैक्ट्स के बेस पे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आरबीआई के, वो याद होना चाहिए। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। फैक्ट अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, फैक्ट याद नहीं है, क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपके पास, आपको याद है चीज़ तो कर सकते हो, नहीं याद है नहीं कर सकते हो। फिर आप वहाँ पर वही लगाओगे, गेस करोगे, तुक्का लगाओगे, तुक्का काम नहीं करेगा। दूसरे दो बाकी दूसरा एमसीक्यू जो होगा, मतलब सेकंड पार्ट पार्ट में नहीं बोलूँगे, इसी में है। मतलब कैटेगरी एमसीक्यूज़ की होगी, वो कॉन्सेप्ट्स के बेस पे। वहाँ पर थोड़ा-सा आपको 5, 6, 10 सेकंड जो है सोचना पड़ेगा, बोल क्या रहा है। वो कॉन्सेप्ट्स के बेस पे। और फैक्ट्स के बेस पे आपने देखा, आपको आ रहा है टिक करो, नहीं आ रहा है तो चलते जाओ आगे। ठीक है? लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स के बेस पे एमसीक्यूज़ होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सीआरआर क्या होता है, एसएलआर के बेसिस पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, थोड़ा-सा उसको सोचना है, क्योंकि आपको माइंड को थोड़ा-सा ये करना है, मतलब यूज़ करना है वहाँ पर कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है ये, उसके बाद आप टिक करोगे। तो इस तरीके से मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो है फैक्ट के बेस पे आसान है।
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड, ये मैंने आपको बोला है 1935 में। अब यहाँ पर 1 अप्रैल आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड एमसीक्यू अगर देखेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते जाओ आगे क्योंकि बहुत एमसीक्यूज हैं, 30-40 शायद होंगे। सेकंड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैंने इनको मतलब अच्छे तरीके से सर्च करके लिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेकंड एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दूसरा बोला जाता है ना ट्रू कौन सा नहीं है, मतलब फॉल्स आपको बोलना है। वहां पर क्वेश्चन को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप देखोगे जल्दी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नहीं यहाँ पर लिखा है नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स आपको देखना है। सबसे पहला पॉइंट, आरबीआई इज द बैंकर ऑफ बैंक आरबीआई इज द बैंक ऑफ इशू, राइट, तो ये तो सही बात है, बैंकर ऑफ बैंक्स, बैंकर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमें पता ही है, तो सबसे पहला पॉइंट ये ठीक है। नंबर सेकंड, आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, ये भी मैंने आपको बताया। नंबर थर्ड, आरबीआई इज नोन एज बैंकर्स बैंक या बैंकर टू द बैंक्स, ये भी मैंने आपको बताया, नंबर थर्ड ये भी ट्रू है। नंबर फोर, आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो, ये गलत है, ये फॉल्स है, तो यही बोला जाता है इनमें से फॉल्स कौन सा है, फॉल्स कौन सा है ये, क्योंकि आरबीआई रेगुलेट करता है क्रेडिट फ्लो को। अगर ये लिखा होता आरबीआई डज रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो, ये ठीक था, लेकिन हमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इसमें से फॉल्स बताओ, तो फॉल्स यही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आरबीआई क्रेडिट फ्लो को, जैसे क्रेडिट कंट्रोल टूल्स है हमारे पास, ठीक है, उनको यूज करके वो क्रेडिट को रेगुलेट करता है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है क्रेडिट फ्लो को, तो ये हमारा आंसर जो है राइट बन जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैंने शायद ये नहीं बोला होगा बट स्टिल आपको ये याद रखना है। द गवर्नमेंट पिक्ड अप द इंटायर शेयर ऑफ एसबीआई हेल्ड बाय द आरबीआई अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस, जो गवर्नमेंट होता है वो सारा शेयर, जो भी शेयर होता है एसबीआई का, ठीक है, पिक्ड अप द इंटायर शेयर ऑफ एसबीआई हेल्ड बाय द आरबीआई अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग गाइडलाइंस, सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से गवर्नमेंट जो होता है वो इंटायर शेयर जो है वो पिकअप करता है, ठीक है, जो कि आरबीआई के पास होता है, किस गाइडलाइंस के जरिए से, एसबीआई के गाइडलाइंस के जरिए से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये एक्चुअली जब हम एसबीआई को डिटेल में पढ़ते तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, बट स्टिल यहाँ पर आरबीआई के साथ लिंक है तो मैं ये लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ मैं, नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द रीजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज नॉट सिचुएटेड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने रीजन्स में लोकेट है, तो 4 रीजन्स में आपको लोकेट है, मैंने बताया था, न्यू दिल्ली नॉर्थ में, मुंबई देखेंगे तो वेस्ट वाला पार्ट, बेंगलोर सॉरी चेन्नई देखेंगे तो साउथ वाला पार्ट, कोलकाता देखेंगे तो ईस्ट वाला पार्ट, तो इस तरीके से मैंने बोला था आपको, अगर आपको याद होगा पहला लेक्चर, इसका मतलब बेंगलुरु मैंने नाम ही नहीं लिया, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बेंगलुरु, तो यहाँ पर आपको सी को टिक करना है कि कौन सा रीजनल हेडक्वार्टर आरबीआई का नहीं है, आपको बोलना है कि बेंगलुरु में सिचुएटेड नहीं है आरबीआई का हेडक्वार्टर, राइट, तो बाकी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इज आर एस्टेब्लिश्ड बाय आरबीआई, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है जिसको आरबीआई एस्टेब्लिश, ठीक है, आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया हुआ है, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन, अब इन इंस्टीट्यूशंस का आपको याद रखना है, ठीक है, ये फैक्चुअल है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला आपको लिखना है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इसको, इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया आरबीआई ने, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इसको भी आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट, इसको भी आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया है। नंबर थर्ड, ऑल ऑफ दीज, ये सभी जितने भी ऊपर इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या इन सब को किसने किया है, आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। ये मैं उस लेक्चर पिछले पीडीएफ में क्यों नहीं लेकर आया, क्योंकि ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल जो हमेशा एमसी के फॉर्मेट में डिस्कस किया जाता है, ठीक है, वहाँ कोई फायदा ही नहीं था ये बोलना, ठीक, जब ये फैक्ट होता है तो फैक्ट को हम एमसीक्यूज में ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज द एजेंट ऑफ आरबीआई वाइल इट हैज नो
ओन ऑफिस, इसमें से कौन सा एक्ट कर रहा है एज द एजेंट ऑफ आरबीआई? याद रखना हमेशा एसबीआई जो है ये एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट ऑफ आरबीआई, ये भी फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। आरबीआई एसबीआई एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट ऑफ आरबीआई वाइल इट हैज़ नो ओन ऑफिस, जहाँ पर इसका अपना ऑफिस नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर एजेंट कौन रहता है आरबीआई के बदले? वहाँ पर एजेंट रहता है एसबीआई, जहाँ पर भी आरबीआई का ऑफिस नहीं होता है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। Next question is, which among the following would not help RBI to control the inflation in the country? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हेल्प नहीं करता है आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में? मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। आप ये बताओ ऐसा कौन सा टूल है जो कि हेल्प नहीं करता है आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में? इंक्रीज इन रिवर्स रेशियो रिक्वायरमेंट्स, अगर हम इसको रिजर्व रेशियो को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाता है। बैंक रेट को बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। रिपो रेट को बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल होता है। लेकिन जब आरबीआई क्या करता है, यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे, सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, दैट मीन्स परचेज कर रहा है। तो परचेज मतलब ये होता है, ये बैंक है, ध्यान से समझो इस चीज को, और ये आरबीआई है। आरबीआई परचेज करता है, क्या करता है परचेज? सिक्योरिटीज को, दैट इज ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को परचेज करता है। बैंक से क्या करता है? सिक्योरिटीज परचेज करता है, और बैंक्स को सिक्योरिटीज के बदले पैसे देता है। इसका मतलब ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन तो है, यहां से बैंक्स के पास भी और पैसा आता है, बैंक और पैसा देता है लोगों को, और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रहा है। अगर कम इन्फ्लेशन तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा होता, यहां पर ये लिखा होता परचेज ऑफ सिक्योरिटीज या सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इसका मतलब यहां पर आरबीआई और बैंक है। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, ये आरबीआई ये बैंक है, तो आरबीआई क्या कर रहा है, ये जब सिक्योरिटीज को सेल करता है, बैंक्स को देता है, और बैंक इसको क्या देता है? पैसा देता है। इसका मतलब बैंक्स के पास कम पैसा रहता है लेंडिंग के लिए, तो जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते। लेकिन ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन है, यहां से फिर से आरबीआई क्या कर रहा है, इनसे इनके पास जो बैंक के पास सिक्योरिटी होती है उसको खरीदता है, और बैंक को फिर से पैसा देता है, और बैंक उन एक्स्ट्रा पैसों को फिर से लगा लेता है मार्केट में लोन के तौर पर या बाकी चीज़ों के तौर पर। मार्केट में फिर से मनी फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो होता है मार्केट में बढ़ जाता है। तो यही पर बोला जाता है परचेज जब किया जाता है सिक्योरिटीज में तो इन्फ्लेशन हो जाती है, और अगर इसको सेल किया जाता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर नॉट हेल्प आरबीआई लिखा है, इसका मतलब परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जो भी जिस जिस रेट को बढ़ाया जाता है, इसका इसका मतलब आरबीआई कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, बस इतना याद रखो। यहाँ पर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है। रिजर्व रेशियो की बात की जाए, बैंक रेट की बात की जाए, या रिपो रेट्स की बात की जाए, जितना इसको बढ़ाया जाता है, मतलब ये कि आरबीआई बैंक्स को अपने पास आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके पास बहुत कम पैसा बचता है लेंडिंग के लिए, और मार्केट में क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये कॉन्सेप्चुअल था, ये कोई फैक्ट नहीं था यहाँ पर। नेक्स्ट, हाउ मेनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ आरबीआई आर देयर इन इंडिया? मैंने बोला था 4 जोन्स, मैंने शायद बोला था आपको पिछले लेक्चर में, मैंने डिस्कस किया था, तो 4 को आपको टिक करना है, ये फैक्ट है, इसमें कोई इतना सोचना नहीं है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई वाज ऑकर्ड? किस साल में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया? ये भी मैंने आपको बोला होगा, 1949, फैक्ट है, याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई? इसमें से कौन सी स्कीम है जिस स्कीम को फॉर्मुलेट किया है आरबीआई ने? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एम्बर्समैन स्कीम। ये मैं जब मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करेंगे हम, वहां पर बैंकिंग एम्बर्समैन स्कीम हमें डिस्कस करना है अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखो। बैंकिंग एम्बर्समैन स्कीम इज रिलेटेड टू आरबीआई, बैंकिंग सेक्टर के साथ रिलेटेड है ये। आरबीआई ने इस स्कीम को लॉन्च किया हुआ है, क्यों किया ये हम देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरबीआई में फैक्चुअल, द लोगो ऑफ आरबीआई कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल? आरबीआई का जो लोगो है उसमें से कौन सा एनिमल है? आप नेट पे जाना और उस लोगो को सर्च करना, फिर आप देख लेना उस एनिमल का एनिमल कौन सा है, और उसका नाम जो है, इसका नाम है पांथर, एनिमल का नाम पांथर है, याद रखना। आरबीआई के लोगो पे पांथर जो है एक एनिमल है, उसका लोगो बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ लेते हैं किसमें,
JK SSB में ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। सॉरी गाइस, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट, ये मैंने बोला आपको, नेक्स्ट इज गवर्नर शॉर्ट टेन्योर गवर्नर। हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा है हु इज द 24th गवर्नर ऑफ RBI। देखो 24th, अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा मेरा, मैंने आपको बोला था प्रेजेंट गवर्नर RBI का कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास SKD, वो 25th गवर्नर है। इसका मतलब इससे पहले कौन था, इससे पहले 24th वाला होगा। अब वो शक्तिकांत दास तो नहीं है, वो है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल याद रखना, इसने रिजाइन किया था, इसका टाइम पीरियड था अभी, लेकिन इसने बीच में ही रिजाइन किया था। इसने कुछ पर्सनल रीजंस बोला था, बट वो पर्सनल रीजन नहीं था, बहुत कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी RBI और गवर्नमेंट के बीच में से, बट उसने इसको पर्सनल रीजन का नाम दिया है। तो ये कंटिन्यूसली पिछले साल जब इसने रिजाइन किया था, ये न्यूज़ में था कि क्या इशू चल रहा है। एक्चुअली ये इशू एक चल रहा था गवर्नमेंट और RBI के बीच में। तो उसने उर्जित पटेल ने उसको उस टाइम रिजाइन किया था, तो उसके बाद बनाया गया था शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास जो था, शक्तिकांत दास जो एट प्रेजेंट है, वो 25th RBI का गवर्नर है। लेकिन यहाँ पर 25th नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 24th। और 23rd जो था वो रघुराम राजन सर था, याद रख रहे इसको, रघुराम राजन था 23rd। तो मतलब अगर आपको एक ऑर्डर याद रखना होगा, रघुराम राजन, ठीक है, 23rd, उर्जित पटेल 24th, SKD शक्तिकांत दास जिसको आप बोलते 25th गवर्नर ऑफ RBI, राइट। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं, ये MCQs में डिस्कस हम करेंगे। हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर ऑफ RBI के बहुत सारे गवर्नर्स हैं, इसका मतलब फर्स्ट से लेकर 25th है, 25th तक गवर्नर जितने भी हैं। अब उसमें से सबसे कम टाइम टेन्योर किसका था, आपको याद रखना, उसका नाम है घोष, उसका नाम है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष उसका नाम है, जिसका शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है RBI गवर्नर। जो भी जितने भी गवर्नर्स रहे हैं इंडिया में, उसमें से शॉर्टेस्ट टेन्योर वाला गवर्नर उसका नाम था अमिताभ घोष, उसका नाम था, राइट। नेक्स्ट, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज गवर्नर ऑफ RBI, इसका नाम है सर बेनेगल रामा राव। याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कंटिन्यूसली इसको दो टेन्योर्स, सबसे पहले इसका टेन्योर था, उसके बाद टेन्योर खत्म होने के बाद इसका दूसरा टर्म स्टार्ट हुआ था। तो कंटिन्यूसली दो टाइम पीरियड्स में कंटिन्यूसली रहा। पहले सपोज इसके 4 साल थे, फिर 4 साल, या पहले 3 साल थे, फिर से 3 साल, कंटिन्यूसली। इसका मतलब लॉन्गेस्ट टेन्योर गवर्नर जो था वो कौन है, सर बेनेगल रामा। और उसके बाद उसको चीफ जस्टिस बनाया गया था, शायद UNO का, अभी मुझे थोड़ा सा जहन में नहीं आ रहा है, UNO का ही बनाया गया था इसको उसके बाद, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त था, बहुत काबिल था, फिर ये UNO का ही बना चीफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, वहाँ का चीफ जस्टिस बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि लॉन्गेस्ट टेन्योर वाला कौन सा, सर बेनेगल रामा। Next is in which year the headquarter of RBI is moved from Kolkata to Mumbai, then Bombay। इसको उस टाइम बॉम्बे बोलते थे, ठीक है, और अभी इसको मुंबई बोलते हैं। तो किस टाइम, 1937 में, अगर आपको याद होगा 1935 में RBI का इस्टेब्लिश किया गया है, कोलकाता में इसका पहला हेडक्वार्टर था। उसके बाद 2 साल के बाद ही क्या किया गया, इसको हेडक्वार्टर 1937 में परमानेंटली शिफ्ट किया गया, 37 में परमानेंटली शिफ्ट किया गया बॉम्बे में। तो यहाँ पर आप 1937 लिख सकते हो, ना कि 1935, क्योंकि 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर था कोलकाता में। 2 साल के बाद विद इन 2 ईयर्स में क्या किया गया है, 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट किया गया है, देन बॉम्बे इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज RBI कैन इशू करेंसी नोट्स अप टू विच डिनोमिनेशन। अब RBI करेंसी नोट्स को इशू करते हैं, सबको पता है, ठीक है, लेकिन कहाँ तक, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 10,000 वाला नोट RBI जो है वो मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं नोट जो है, करेंसी जो है इशू कर सकता है, राइट। ये आपको याद रखना है कि RBI का मैक्सिमम लिमिट कितना है, वो है कितना इशू कर सकते हैं, 10,000 वाला नोट। आप एक नोट देखोगे, पता नहीं आपने देखा होगा, 10,000 वाला नोट होगा, 10 और एक 0 और लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ RBI। वुमेन के बारे में है तो इसलिए यहां पर ये लाना पड़ा, उसका नाम था, ठीक है, KG युदेशी, इसको बोल सकते हो, युदेशी इसको बोल सकते हो, ठीक है, KJ युदेशी। ये फर्स्ट वुमेन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ RBI रही है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI
यहाँ पर आपको याद रखना, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो ही आरबीआई बनाया गया है तो पहला गवर्नर जो है आरबीआई का कौन रहा, उसका नाम है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 एग्जाम से पूछा गया है ये। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन है, उसका नाम है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये मैंने आपको बोला। हाँ, नेक्स्ट इज, एक रुको, हाँ ये वाला है, तो मैं जूम करता हूँ। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आरबीआई। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आरबीआई का कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट, ये तो सबको पता है, हाँ ये सेंट्रल बैंक है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1935, यस, फर्स्ट स्टैब्लिश किया गया 1935 में, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया गया 1 अप्रैल को, ये भी आपको पता है। इट कैन इशू करेंसी नोट्स, यस ये करेंसी नोट्स को इशू करता है, ये सबको पता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक, राइट, बैंकर टू द बैंक्स जनरल इसको बोलते हैं, ठीक है, ये बैंक्स को लोन देता है। उसके बाद जो ऑप्शन इसका है, जो आंसर इसका है वो है डी। अगर आप डी को ध्यान से देखोगे, ये क्या बोल रहा है, पर्सनल अकाउंट्स कैन बी ओपनड इन आरबीआई। हम पर्सनल अकाउंट आरबीआई में नहीं खोल सकते। जैसे आप जेके बैंक में जाते हो, आप अकाउंट खोल सकते हो, तो हम आरबीआई में अकाउंट नहीं खोल सकते। आरबीआई का मेन पर्पस जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करता है, ना कि हम उसमें पैसे रखेंगे आरबीआई में। हम अकाउंट खोलते, कोई पर्सनल अकाउंट हम जाएंगे खोलेंगे, फिर बोलेंगे नहीं हम जेके बैंक में पैसा नहीं रखेंगे क्योंकि जेके बैंक में खतरा है पैसों का, हम आरबीआई में रखेंगे। नहीं, आरबीआई में आप पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकते हो। आरबीआई जो है, इसको सेंट्रल बैंक बोला जाता है इंडिया का, एक कंट्री का, जो कि रेगुलेट करता है बाकी बैंक्स को। जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो भी आपने पैसा रखा होता है अकाउंट में, वो उसको वो सेफ रहे आपके आपके अकाउंट में, वो आरबीआई का काम होता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। देखो, एक तो है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। यहाँ पर क्वांटिटी की बात की जा रही है। अगर मैंने आपको बोला होगा CRR, SLR, बैंक रेट, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सभी किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव में। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। CRR भी आता है, बैंक रेट भी आता है और SLR भी आता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, देखो एसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। CRR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। SLR का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट, आरबीआई इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर बोला जाता है आरबीआई किसका मेंबर है, किस ऑर्गेनाइजेशन का, आपको बोलना है एशियन क्लियरिंग यूनियन का, यस ये इसका मेंबर है। आईएमएफ का भी मेंबर है, वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में नहीं है, तो दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो ए और बी इसका ऑप्शन है। दैट मीन्स ई में लिखा है बोथ ए एंड बी, आप बोथ ए एंड बी करोगे। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ बैंक का ये मेंबर नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ कॉइन्स के बारे में। पैसे, आप अगर आपको याद होगा 2011 तक हमारे पास वो होते थे 1 पैसा, 10 पैसे, 20 पैसे। अगर आप मेरे मेरे पास थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, 2008-9 में। तो अब इनको ख़त्म किया गया। यहीं पर लिखा है आरबीआई हैज़ विड्रॉन द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, इन विच ईयर। तो 2011 में इसको हटाया गया है, मतलब इसको विड्रॉ किया गया है, ठीक है। किनको, इन कॉइन्स को, ये पहले चलते थे, उसके बाद इसको विड्रॉ किया गया है, कब, 2011 में, ठीक। अब देखो, ये जो मैं एमसीक्यूज आपको बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर ही बोल रहा हूँ। आपको पीडीएफ जब मिल जाएगा, आपको इनका सोल्यूशन भी मिलेगा, एक्सप्लेन किया होगा, आप उस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स इज नॉट इशूड बाय आरबीआई। इसमें से कौन सी कॉइन है जिसको आरबीआई इशू नहीं करता है। कॉइन कौन सी है, कॉइन ₹1 वाली कॉइन जो होती है उसको आरबीआई इशू नहीं करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ए, ठीक है। सेकंड 2, 5, 10, ये मैंने आपको बोला भी है, करेंसी को कौन इशू करता है, कॉइन्स को कौन इशू करता है, ठीक है। तो इनमें से जो है कौन सी कॉइन जो है जिसको आरबीआई इशू नहीं करता है, आपको याद रखना है ₹1 को आरबीआई इशू नहीं करता है। Next, according to which section of the RBI Act of 1934, RBI is liable to pay the value of banknotes to its holders, ठीक है, सॉरी, टू इट्स होल्डर। हाँ, किस एक्ट के जरिए से, जो इसने दिया है कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, इसमें से ऐसा कौन सा सेक्शन है कि बैंक जो ये लाइबल रहता है टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट्स टू इट्स होल्डर्स। ये अपने होल्डर्स को क्या करता है, बैंक नोट्स जो है पे करता है, ठीक है। किस सेक्शन के जरिए से, सेक्शन 26। याद रखना सेक्शन 26 क्या होता है, ये आरबीआई एक्ट के अंडर आता है। इसमें आरबीआई होता है लायबल टू पे वैल्यू ऑफ बैंक नोट्स टू इट्स होल्डर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज
factors is or are considered by the RBI to determine the number of notes to be issued by it. ठीक है, यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉलिड बैंक नोट्स, रिजर्व स्टॉक रिक्वायरमेंट जो होता है, ठीक है, ये सभी इसके अंदर आ जाता है। इसमें से कौन सा फैक्टर है, जब भी आरबीआई जो होता है क्या बोलते हैं इसको, इशू करता है, किसको इशू करता है, नंबर ऑफ नोट्स को इशू करता है, ठीक है, जब आप आरबीआई करेंसी बनाता है, नोट्स को इशू करता है, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वो इश्यूज को, करेंसी को इशू करता है, नोट्स को इशू करता है, आपको बस ये याद रखना कौन कौन से फैक्टर्स को जहन में रखकर, ठीक है, तब आरबीआई क्या करता है, करेंसी नोट्स को, नंबर ऑफ नोट्स को इशू करता है। जीडीपी को देखकर वो इनका इशू करता है, इन्फ्लेशन को, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल्ड बैंक नोट्स, रिजर्व स्टॉक रिक्वायरमेंट्स, ऑल ऑफ दिस, ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं आरबीआई जो होता है इन पर नजर रखता है, उसके बाद ही इशू करता है करेंसी नोट्स को। ठीक है, अब इन सभी का एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है जो मैंने आपको बोला हुआ है यहाँ पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल टू हैंडल द इकोनॉमिक ट्रबल्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सब कुछ लिखा, आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, किसके गाइडलाइंस, आरबीआई एक्ट के गाइडलाइंस, आप पढ़ सकते हो इसको, इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला था, ठीक है, जो भी इसमें है आप देख सकते हो, सेबी का भी दिया हुआ, आप अगर इसको पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अगर नहीं ज़रूरत भी नहीं है, अगर वहाँ से एमसीक्यू आप याद रख सकते हो वो रख सकते हो। ठीक है, ये आपका एक पार्ट जो है एमसीक्यूज का कंप्लीट हो गया। वेट गाइस, इसमें और एमसीक्यूज है, रुको रुको रुको, होल्ड करो एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था। Which of the following governors of RBI also served as the finance minister of India? इनमें से ऐसा कौन सा गवर्नर है जो आरबीआई का गवर्नर था, उसके बाद उसने क्या काम किया है, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है, आरबीआई का गवर्नर भी है, गवर्नर भी था और फाइनेंस मिनिस्टर भी था। तो उसके आप बोल सकते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो था, एक टाइम ऐसा था, ये गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर भी रहा है और ये इंडिया का क्या रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी रहा है इंडिया का। कौन, मनमोहन सिंह, काफी ज्यादा बेस्ट इकोनॉमिस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये माना जाता है, कौन, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये अब कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल वाले क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है। आपके पास 1 मिनट होता है, 1 मिनट इसलिए होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जहां पर सोचना जरूरी होता है, तभी 1 मिनट दिया जाता है। व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? अगर आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी को किस किस टूल को यूज करते हैं, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो बहुत सारे टूल्स होते हैं आरबीआई, लेकिन यहाँ पर अगर देखने को मिल रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसको कौन यूज करता है, आरबीआई यूज करता है। इशूइंग नोट्स ये कोई टूल नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक टूल है जहां पर ये सिक्योरिटीज को सेल करता है और सिक्योरिटीज को बाय करता है मार्केट में। ठीक है, ये एक टूल होता है इसके पास जिसको यूज करता है, यही लिखा है, इसके एक्सप्लेनेशन भी है मेरे पास, एक्सप्लेन जरूरी करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऐसा एक ऑपरेशन होता है, एक ऐसा मेथड होता है जो आरबीआई यूज करता है, इसमें जो सिक्योरिटीज को सेल करता है, बैंक्स को देता है या बैंक से सिक्योरिटीज को खरीदता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर फ्लेक्सिबल एंड दस द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसको आरबीआई यूज करता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, आपको बोलना है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, किनको, टू कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करता है या सेल करता है, डिपेंड करता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है या स्लो डाउन है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपो रेट। ठीक है, रिपो रेट किसको बोलते हैं, यहां पर दिया हुआ है, मैं सीधे आंसर इसका पढ़ूंगा। रिपो रेट जो होता है वो होता है व्हेन ए बैंक हैज excess cash they buy securities from against cash and conditions result in sell of securities। ये हो गया एक ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन जो when a bank is need of cash it can discount bill, ये दूसरा ऑप्शन है, इसको टाइम लगेगा पढ़ने में, आपको जहन में आना चाहिए रिपो रेट का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई अलाउज टेम्पररी लोन फैसिलिटीज द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये एक ऐसा रेट होता है जहां पर आरबीआई अलाउ करता है टेम्पररी लोन फैसिलिटी, किन को, कमर्शियल बैंक्स को, किन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, ऑन द कंडीशन दैट द बैंक्स विल रिपर्चेज द सिक्योरिटी विद इन ए शॉर्ट पीरियड। ये मैंने आपको बोला हुआ था, बात समझ में आ रही है, ये मैंने आपको बोला हुआ है कि रिपो रेट क्या होता है। रिपो रेट जब क्या करता है, आरबीआई अलाउ करता है, ये टेम्पररी लोन्स देता है, किनको, देखो यहां पर फिर से देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, ये आरबीआई है, ये बैंक है,
कोई भी बैंक ले लो आप, कमर्शियल बैंक। देखो आरबीआई क्या करता है, ये लोन देता है किनको, बैंक्स को लोन देता है। बैंक इसके बदले इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है, क्योंकि बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है। और आरबीआई इसको लोन देता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेरी लोन, एक कंडीशन के बेस पे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आरबीआई बोल रहा है कि बैंक बोल रहा है क्या बोलते हैं इसको, आरबीआई इसको बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं इसको वापस, इन पैसों को वापस ले लूंगा और आपको सिक्योरिटीज वापस इशू करूंगा, एक कंडीशन पे कि बैंक क्या करेगा, ये इन सिक्योरिटीज को रिपर्चेज करेगा, क्योंकि आरबीआई ने इसको लोन दिया है सिक्योरिटीज के बदले से। बैंक इसको बोल रहा है ठीक है, कुछ टाइम के बाद मैं ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लूंगा, ये कंडीशन होती है रिपो रेट में। और रिवर्स रिपो रेट में क्या होता है, बैंक क्या करता है, बैंक आरबीआई को पैसा देता है और आरबीआई इसको सिक्योरिटी देता है, और आरबीआई इसको बोलता है कि मैं अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेता हूं कुछ टाइम के बाद। बात समझ में आ रही है, इसका अपोजिट हो जाता है, यही मैंने लिखा है यहां पर, इट इज द रेट एट विच आरबीआई अलाउज टेम्पररी लोन फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द कंडीशन दैट द बैंक विल रिपर्चेज द सिक्योरिटीज विद इन ए शॉर्ट पीरियड। अगर आपको पता होगा, यहां पर मैं वापस आ रहा हूं, यहां पर अगर देखोगे रिपो, ठीक है, रिपो, इसको बोलते हैं रिपर्चेज ऑपरेशन, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिपर्चेज किया जाता है कुछ टाइम के बाद। हाँ यही लिखा है यहां पर। अब रिपो रेट इज द रेट एट वी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। अगर बैंक्स के पास पैसा नहीं है, ये मैंने बैंक लिया है, ये आरबीआई है, तो बैंक्स के पास शॉर्टफॉल ऑफ मनी है, तो आरबीआई क्या करता है, इसको लोन देता है, बैंक्स क्या करता है, इसको सिक्योरिटीज देता है, बैंक्स के पास पैसा आ जाता है और इस पैसों को यूज करता है, फिर बैंक लेंडिंग के लिए यूज करें, जिसके लिए भी यूज करें, लेकिन जो शॉर्टफॉल होता है उसको हेल्प कौन करता है, उस टाइम आरबीआई हेल्प करता है। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है इसके साथ, वो है रिपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बात समझ में आ रही है, रिपो रेट को क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। रिपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, when RBI does some when RBI does some open market operation transactions, it wishes to regulate which of the following। देखो आरबीआई जब क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल भी करता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करता है, इसी को बोलते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब सेलिंग करते हैं क्या होता है, क्या इन्फ्लेशन के लिए यूज करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए यूज करता है। तो दैट मीन्स जब ये सिक्योरिटीज को सेल करता है, मतलब होता है कि बैंक से पैसा ले लेता है, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। जब ये सिक्योरिटीज को बाय करता है, मतलब ये है कि बैंक्स को पैसा देता है, इसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी होती है, किसमें, इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जब सप्लाई ऑफ मनी की जाती है, उस टाइम भी ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। और जब इन्फ्लेशन जो होता है मार्केट में, इसको कंट्रोल करने के लिए हम ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करता है, ये सिक्योरिटीज़ को सेल करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, ये सिक्योरिटीज़ को सेल करता है और बैंक से पैसा ले लेता है। और जब मनी सप्लाई की ज़रूरत होती है मार्केट में, तो ये क्या करता है, ये सिक्योरिटीज़ को क्या करता है, ये सिक्योरिटीज़ को खरीदता है कौन, आरबीआई, और बैंक्स को पैसा दे देता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो रहेगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए, बोथ ए एंड बी, इन्फ्लेशन भी और सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी भी देखता है। यही लिखा है, व्हेन द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी टू द मॉनेटरी इट विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि मैं पैसा मॉनेटरी सिस्टम में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करूं, मनी सप्लाई करूं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ती है, किससे, बैंक से, या ओपन मार्केट जनरली हम बोलते हैं बैंक से, और बैंक को उसके बदले पैसा मिलता है, ठीक है। दिस वे इट प्रोवाइड्स कमर्शियल बैंक्स विथ लिक्विडिटी। इन कॉन्ट्रास्ट, जब ये सिक्योरिटीज को सेल करता है, ये क्या करता है, लिक्विडिटी को कर्ब करता है, मतलब जो मनी फ्लो होता है मार्केट में उसको कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को बचाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन होने से बचाता है। नेक्स्ट इज when the cash reserve ratio is increased by RBI, जब CRR जो है इंक्रीज करता है RBI। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे, सबसे पहले आपको दिमाग में लाना है कि CRR होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब एक अमाउंट होता है टोटल डिपॉजिट का, जिसको क्या करना होता है, जो बैंक्स होता है किसके पास डिपॉजिट रखता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, आरबीआई के पास,
तो डेफिनेटली आरबीआई के पास कुछ अमाउंट रखता है, कुछ परसेंटेज रखता है वो आरबीआई के पास। जब वो कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखता है तो बैंक्स के पास पैसा कम पड़ता है, क्योंकि उनको उसमें से कुछ जो डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास, तो उसमें से कुछ अमाउंट उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब वही जो है सपोज 5%, सपोज उनको सपोज 1 करोड़ में से सपोज 100 करोड़ से इसका टोटल डिपॉजिट बैंक के पास 5 करोड़ इसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये एक कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में ये बोला जाता है कि अगर सपोज सीआरआर बढ़ाया जाता, पहले सीआरआर था 5%, पहले सीआरआर जो था वो 5% था, ठीक है, 5 करोड़ ही उसको आरबीआई के पास रखना था आउट ऑफ 100 करोड़। अब क्या हो गया, सीआरआर को बढ़ाया गया, 5 से 10 किया गया, अब इसको 10 करोड़ आरबीआई के पास रखना है। इसका मतलब आरबीआई के पास जब 10 करोड़ रखना है, अब बैंक के पास क्या बचेगा, कम पैसा बचेगा। इसका मतलब जब कम पैसा बचेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज इन द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। इसका मतलब जो ही रेट बढ़ाया जाता है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो वो डिक्रीज होता है। इसको आपको याद रखना है, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। यही लिखा है बी, व्हेन आरबीआई इंक्रीज द सीआरआर फ्यूअर फंड्स आर अवेलेबल विद बैंक्स, बैंक्स के पास बहुत कम पैसा बचता है, एज दे हैव टू कीप लार्जर पोर्शन इन कैश इन हैंड ऑफ देयर कैश इन हैंड विद आरबीआई, क्योंकि इनको ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ता है। अब किसके पास, आरबीआई के पास, वो भी कैश में। मैंने पहले बोला सीआरआर को कैश में रखा जाता है आरबीआई के पास, और एसएलआर जो होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश भी, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड भी, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रखा जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 10 हाइक इन सीआरआर, इसका मतलब बोला जाता है कि जब सीआरआर को बढ़ाया जाता है तो ठीक है, लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शायद मैं वहां पर ये मैंने नहीं बोला होगा, लेकिन यहां पर देखो, देखो सपोज बैंक को क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, क्योंकि एक्सप्लेन करना जरूरी है। बैंक सपोज लोन देता है लोगों को, और लोन के बदले बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। बैंक ने टारगेट रखा है कि मुझे क्या करना है, मुझे अब सपोज 1 करोड़ लोन मिलना चाहिए, जो भी इसके पास डिपॉजिट्स हैं उसमें से, ठीक है, जो भी डिपॉजिट बैंक के पास, वो जब लोन पे देता है उसको, उसने एक सपोज टारगेट रखा है, मुझे इंटरेस्ट इस पे मिलना चाहिए 1 करोड़, प्रॉफिट मुझे मिलना 1 करोड़। ये इसका टारगेट रहा है, किसका, बैंक का, जो ये लोन देता है। ध्यान से देखो, और उस टाइम का सीआरआर जो है बैंक को रखना पड़ता है 5%। कंसंट्रेट करो, मैं क्या बोल रहा हूं, हो गया एक। नेक्स्ट देखो, अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बोला, एक सेकंड, आरबीआई ने क्या बोला, देखो आरबीआई ने बोला मैं सीआरआर को बढ़ा रहा हूं, तो आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया, अब हो गया 10। जब 10% सीआरआर हो गया, अब बैंक्स के पास कम पैसा है लोन देने के लिए। जब कम पैसा है लोन देने के लिए तो इंटरेस्ट भी कितना आ जाएगा, वहां से रिकवर भी कितना होगा, इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, जो इनने 1 करोड़ टारगेट रखा था, ठीक है, जब सीआरआर 5 था, लेकिन अब सीआरआर 10 हो गया, इसको आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना है, अब इसको लेंडिंग के लिए कम पैसा है, तो इसका मतलब इसको 1 करोड़ के बदले बहुत कम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सपोज इसको 80 लाख ही आ जाता है, 80 लाख आरबीआई के पास है, क्योंकि सीआरआर बढ़ाया गया। इसके बैंक के पास अब जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है सिर्फ 80 लाख तक ही। इसका मतलब 20 लाख का जो है टारगेट इसने अचीव नहीं किया, किसने, बैंक ने। अब देखो इस टारगेट को अचीव करने के लिए बैंक क्या करेगा, पहले अगर ये लोन दे रहा था सपोज सपोज 15% इंटरेस्ट रेट पे लोगों को, अब ये क्या करेगा, ये अब देगा 20% इंटरेस्ट रेट पे। क्यों 20% इंटरेस्ट पे, क्योंकि इसको जो है यहाँ पर क्या करना है, इस 1 करोड़ को मेंटेन करके रखना है। आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। इस पॉइंट का मतलब 10 हाइक इन सीआरआर लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। सीआरआर तो आरबीआई ने बढ़ा लिया है, लेकिन बैंक जो होता है उसका अपना जो प्रॉफिट होता है वो मेंटेन रखना है, तो वो क्या करता है, वो अब लोगों को जब लोन देता है उस पर इंटरेस्ट बढ़ा देता है, ठीक है। इवन कि बैंक के पास अगर कम पैसा लोन देने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। जो प्रॉफिट इसको 1 करोड़ मेंटेन करना था, ठीक है, वो उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या कर रहा है, अब ये इंटरेस्ट रेट लोगों को लोन देता है लेकिन हायर इंटरेस्ट रेट पे, तो उस 1 करोड़ को मेंटेन रखने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट।
बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर क्या है? ये एक सर्विसेज सेक्टर है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। डॉक्टर है, पेशेंट्स को ट्रीट करता है, वो क्या है? सर्विस सेक्टर है, सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली वही है जो बैंकिंग सेक्टर जो है, ये सर्विसेज सेक्टर है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, द सर्विसेज सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर का दूसरा नाम जो है टर्शियरी सेक्टर। और इसमें से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि सर्विस सेक्टर जो है मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है अब इंडिया की जीडीपी में। याद रखना, एक तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में जो है मैन्युफैक्चरिंग आएगा, और टर्शियरी सेक्टर में जो आता है वो होता है सर्विसेज सेक्टर। और इंडिया में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है किसमें? जीडीपी में। वो कहाँ से है? वो टर्शियरी सेक्टर से है, मतलब सर्विसेज सेक्टर से। आपको ये चीज़ याद रखना होगा। मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा जब हम डिफरेंट सेक्टर्स पढ़ेंगे, बट यहाँ पर ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है, द सर्विस सेक्टर आल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी सेक्टर इज द थर्ड ऑफ द थ्री ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स। एक्टिविटीज इन द टर्शियरी सर्विस सेक्टर कौन कौन सा है? रिटेल, बैंक, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क, ये सभी जो होते हैं ये किस में आता है? टर्शियरी सेक्टर में, मतलब सर्विस सेक्टर में। अब प्राइमरी सेक्टर अगर आप देखोगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो हम एग्रीकल्चर करें, फिशिंग करते हैं, हॉर्टिकल्चर की बात करें, ठीक है, फिशरीज की हम बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, ये सभी किस में आता है? ये आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में आपको पता ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ओएमओ किसको बोलते हैं? ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक्स बाय आरबीआई। शॉर्ट में इसको याद रखना है, डेफिनेशन है, उसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, याद रखो इसको, ठीक है। देखो, सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक्स बाय द आरबीआई। इसको की पॉइंट, क्यों मैं इसमें फिर से रुक रहा हूं यहाँ पर सिक्योरिटीज को या तो सेल किया जाता है या तो परचेज किया जाता है, ठीक है। किनको? कमर्शियल बैंक्स को, ना कि गवर्नमेंट को। यहाँ पर भी यही लिखा है, सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई टू द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं। लेकिन किसको ये बेचता है या खरीदता है? कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है, या कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, ठीक है, उनसे खरीदता है। तो याद रखने से यहाँ पर ये रिलेशन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई के बीच में। ये लिखा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू व्हेन द फेडरल रिजर्व बाइज एंड सेल्स। ये यूएसए की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी फेडरल रिजर्व जब बेचता है ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं पढ़ा है आपको, ये मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे, बेसल नॉर्म्स, ठीक है। बेसल नॉर्म, ये बेसल एक जगह है, ठीक है, वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ है जिनको बेस से कुछ नॉर्म्स बनाए गए, जिनको बेसल नॉर्म्स ये हम देखेंगे आगे। यहाँ पर इतना याद रखो, अब बेसल नॉर्म जो है ये किस सेक्टर के साथ, ये किसके साथ रिलेटेड है? ये बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, बैंकिंग सुपरविजन के रिलेटेड है। ये बेसल नॉर्म्स और बेसल अकॉर्ड आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस इशूड बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। द बेसल नॉर्म is an effort to coordinate banking regulation across the globe with the goal of strengthening the international banking system। ये सभी नॉर्म्स सभी बैंक्स को फॉलो करना, क्योंकि एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस है जो बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, अभी चल रहा है बेसल 3, बेसल 3 भी आ चुका है, लेकिन जो प्रोविजंस है बेसल 3 के वो इंडिया में अभी इंप्लीमेंटेड नहीं हुआ। याद रखना, अभी हम किस अकॉर्ड से चल रहे हैं? अभी हम बेसल 2 अकॉर्ड से चल रहे हैं, इसको याद रखो। अभी इंडिया चल रहा है बेसल 2 अकॉर्ड से चल रहा है। बेसल 3 के नॉर्म्स भी आए हुए हैं, लेकिन अभी इंडिया के बैंक्स उस अकॉर्ड से नहीं चल रहे हैं। इसको कुछ कोरोना वायरस की वजह से इसको डिले किया गया था, इसको 2020 से ही करना था इनको, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से इसको डिले किया गया। 1 अप्रैल से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। किन नॉर्म्स को? लास्ट टारगेट दिया गया है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से क्या चलेगा? इंडिया जो है ये बैंकिंग सुपरविजन जो है ये एज पर द बेसल 3 नॉर्म से चलेगा। जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले मैं लेकर आऊंगा कि क्या इन्होंने फिर सच में इसको इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनिटरी टूल? इसमें से मॉनिटरी टूल कौन सा नहीं है? सीआरआर आपने पढ़ा होगा, एसएलआर भी पढ़ा होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं है कहीं पर, दैट में डेफिसिट फाइनेंस। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? देखो, जब क्या होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है, तब क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट नहीं बोल सकते इसको, डेफिसिट होता है, ठीक है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे तब ट्रेड डेफिसिट होता है, लेकिन यहां पर हम बात करें जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज्यादा करते और रेवेन्यूज कम होते हैं, उस टाइम डेफिसिट होता है, ठीक है। अब उस डेफिसिट को क्या करना? ओवरकम करना, उस डेफिसिट को कम करना है, उस डेफिसिट को हमें खत्म करना, वो नहीं रहना चाहिए। उसके लिए इसको फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। किसको?
गवर्नमेंट को फाइनेंस करनी पड़ती है। अब वो फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, वो बारोइंग करता है, ठीक है, उस गैप को रिड्यूस करने के लिए। सपोज मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ने सपोज 1 लाख खर्च किया है, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन इसका रेवेन्यू आया है 80,000, 80K, ठीक है, रेवेन्यू में गैप कितना रहा 20, ये डेफिसिट है, इसका मतलब इसने खर्चा ज़्यादा किया और कम पैसा कम मिला है, रेवेन्यू कम कलेक्ट हुआ है, तो 20,000, तो 20,000 ये गैप रहा है। इस गैप को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, ये बारो करता है, कहीं से भी बारो करता है, आरबीआई से बारो करें या कहीं से भी बारो करता है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये कोई टूल नहीं है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है, ये गवर्नमेंट यूज़ करता है। इसको फिजिकल पॉलिसी में हम लेकर जाएंगे आगे जब हम पढ़ेंगे इसको। यही लिखा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस जनरेटिंग फंड्स टू फाइनेंस द डेफिसिट व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, द गैप कवर्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बाय सेल ऑफ बॉन्ड्स और प्रिंटिंग न्यू मनी। और इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, या तो बॉन्ड्स को सेल करता है या नए पैसों को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। ये हम आगे देखते हैं। How much interest is paid by the RBI on money deposits under CRR measure, ठीक है, कितना इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है, बोला जाता है। देखो मैं यहां पर ध्यान से सुनो, ये CRR है, कौन, कोई भी बैंक, ये RBI है। जो भी डिपॉजिट होता है बैंक के पास, वो क्या करता है, उसका कुछ परसेंट किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो हो गया CRR। तो बैंक CRR मेंटेन रखता है आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास तो पैसा आ गया, क्या आरबीआई इसको कुछ इंटरेस्ट देता है, कितना, अगर इंटरेस्ट देता है तो कितना देता है, क्या ये सच है कि आरबीआई इसको इंटरेस्ट देता है? तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा 5% इंटरेस्ट, 3% इंटरेस्ट, 4% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिलता है जब एक बैंक CRR मेंटेन रखता है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप बैंक में पैसा रखते हो, सपोज किसी ने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो उसको उस पर इंटरेस्ट भी बैंक देता है, क्योंकि बैंक उसका पैसा यूज करता है और उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, किसको, उस कस्टमर को, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखो, CRR जब मेंटेन रखा जाता है बैंक के जरिए आरबीआई के पास, क्या आरबीआई उसको इंटरेस्ट देता है? उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको इतना याद रखना है बस, ठीक है। तो दैट मीन्स यही लिखा है, हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड बाय द आरबीआई ऑन द मनी डिपॉजिट अंडर द CRR मेजर। जो भी डिपॉजिट किया होता है किसने, बैंक ने CRR के लिए आरबीआई के पास, आरबीआई उसको कितना इंटरेस्ट उस पर देता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई। तो CRR पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, और SLR पे भी कोई इंटरेस्ट रेट, SLR तो उसके अपने पास ही होता है, CRR पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। एक्सप्लेनेशन, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द आरबीआई ऑन द मनी डिपॉजिट अंडर द CRR मेजर, राइट। सभी कॉन्सेप्ट्स के बेस पे है। नेक्स्ट इज, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। ये मैंने आपको बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने बोला था, किसके अंडर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर, तो ये आपको पता ही है। और करेंसी आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो यही लिखा है यहाँ पर कि कॉइन्स जो होती है, इसको सप्लाई कौन करता है, सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, मतलब प्रिंट देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के जरिए से, ठीक है, ये सप्लाई। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप यहां तक ये आपको समझ आया होगा। तो यहां पर यही लिखा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉइन्स द रोल ऑफ आरबीआई इज लिमिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स, ठीक है, दैट आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन वेरियस डिनोमिनेशंस, ठीक है, अंडर द एज पर कॉइनेज एक्ट 2011। कॉइनेज एक्ट पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप याद रख सकते हो कि जो कॉइन्स को सप्लाई कौन करता है, आपको बोलना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके अंडर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर। और दूसरी बात, इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, आपको बोलना है आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बस दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं आपको याद रखना है। एक और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई। इसमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई का नहीं है? सबसे पहला, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, यस, ये मैंने बोला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मैंने बोला था। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, करेंसी को भी प्रिंट करता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। इशू ऑफ कॉइन्स, ये इसका आंसर आ जाएगा, इशू ऑफ कॉइन्स, क्योंकि इशू ऑफ कॉइन्स कौन करता है, इशू ऑफ कॉइन्स अगर आपको याद हो कि इशू ऑफ कॉइन्स कौन देखता है, ये गवर्नमेंट देखता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो ये इसका फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन किसका है, गवर्नमेंट का फंक्शन है, राइट। ये आपने देखा होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉइन्स द रोल ऑफ आरबीआई इज लिमिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स दैट आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन वेरियस डिनोमिनेशंस एज पर कॉइनेज एक्ट 2011 के जरिए से,
ठीक है। नेक्स्ट इज बेसल सेकंड नॉर्म्स बिकम इफेक्टिव फ्रॉम, याद रखना इसको, जनवरी 2013 से। ये मैं लेकर आऊंगा, ये बेसल सेकंड नॉर्म जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। इसका आंसर जो है दैट इज जनवरी 2009। ठीक है। एज द बैंक ऑफ इंडिया हैज माइग्रेटेड द बेसल इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2029। ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ तक। आई होप यहाँ पर मैंने सभी ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फैक्ट्स के बेसिस पे भी और कॉन्सेप्ट्स के बेस पे, ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अब जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आऊँगा उससे पहले मैं बताऊँगा नोट मेकिंग कैसे करने, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा लेट हो गया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैं इसलिए ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट लेकर आया हूँ इतने टाइम तक, मतलब 1 आवर तक ऑलमोस्ट है ये, इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ कवर होना चाहिए। आपका यहाँ पर आपका आरबीआई अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।